भाई बीजेपी सरकार का कहना है कि इनको सत्ता छोड़ना ही नहीं। अगर कांग्रेस ने पिछले 60-65 साल सत्ता में राज किया है, भारत में राज किया है, तो ये भी करना चाह रहे हैं और इसीलिए ये बार बार संविधान में संशोधन कर रहे हैं, बिल पास करवा रहे हैं संसद में। तो इन चीजों को ना हम थोड़ा सा समझते हैं। अभी ये एक बिल लेके आए हैं, उस बिल में वोटिंग हुआ तो उसमें जो ये थे ना, ये AYES, ये सपोर्टर थे, उसमें 278 सपोर्टर आए और जो इनके खिलाफ थे, इस बिल के खिलाफ 211 सांसद इनके इस बिल के खिलाफ थे और चाहिए था लगभग 328। तो इनको मिला नहीं वो पूरी सहमति और फिर ये बिल पास हुई नहीं। इनका पूरा गेम फेल हो गया। मैं इस पूरे गेम को समझाता हूँ। सबसे पहले कुछ चीजें मैं दिखाता हूँ, वो देखो। ये देखिए, महिलाओं के लिए विधायी संस्थाओं में आरक्षण समय की मांग है, इससे हमारा लोकतंत्र और अधिक जीवंत एवं सहभागी बनेगी। इस आरक्षण को लागू करने में किसी भी तरह की देरी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी जी ये चीज कह रहे हैं और इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं भाई इस बिल के पीछे? मतलब इसमें ऐसा क्या प्रोपोगेंडा है, ऐसा क्या सिस्टम है, ये थोड़ा हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा ये देखिए, महिला आरक्षण का बिल सदन में पास होना था और थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है यार महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, लेकिन पूरी वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा कि महिलाओं के साथ यहाँ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। ये तरीका थोड़ा गलत है, ये तरीका इनका बिल्कुल डिफरेंट है। ये महिला आरक्षण के नाम पे ये कुछ और करना चाह रहे हैं देश में ना, मतलब देश को ऐसे पकड़ के रखना चाह रहे हैं कि भाई मेरे को कोई यहाँ से हटा ही ना पाए। लोकतंत्र तो रहे, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर हम जो चाहे वो हम करवा सके देश में। ये चीज मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये वो वोटिंग हुआ था जहाँ पे कि इनको सहमति नहीं मिली, इनको पूर्ण वोट नहीं मिला, जिसकी वजह से ये बिल पास नहीं हुआ। ठीक है, अब इसके वजह से, इस चीज की वजह से कंगना रनौत है, ये बीजेपी की रानी लक्ष्मीबाई है, ये नाराज होगी। ये कह रहे हैं सारी महिलाओं की, बेटियों का जो मनोबल था वो गिरा दिया ऑपोजिशन वालों ने, ये कर दिया, वो कर दिया, महिलाओं के साथ गलत कर दिया। ये लोग कुछ सोच समझ के नहीं बोलती भाई, बस मुंह में आता है बोल दिया था। इन्हें स्क्रिप्ट पकड़ा देते हैं, ये बोलो ये बोल देते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या है। सदन में मोदी जी लाइव हारते हुए नजर आए। महिला आरक्षण के नाम पर जो सीट बढ़ाकर अपना राजनीतिक खेल सेट करने का प्लान था वो खत्म हो गया। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। जब भी कोई बीजेपी वाला आपसे कहे कि हम महिलाओं के साथ बड़े हितैषी हैं, मतलब महिलाओं के साथ खड़ा है, जैसे कंगना रनौत जी कह रही थी, तो उनसे 4 सवाल पूछना। सबसे पहले कि मणिपुर में जब महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा था तब आपके प्रधानमंत्री कहां थे? ये मणिपुर में जब महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा था तब आपके प्रधानमंत्री कहां थे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आज भी महिला सांसद में, उसके बाद ये इन महिलाओं को देख रहे हो, ये महिला सांसद में चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, ये तब कहां थे भाई? जब मणिपुर में महिलाओं को इस तरीके से घुमाया जा रहा था निर्वस्त्र करके, तब ये महिलाएं कहां थी? तब ये क्यों नहीं चिल्ला रही थी? इसके बाद तीसरा सवाल है, जब प्रज्वल रेवन्ना, ये देखो, ये प्रज्वल रेवन्ना, इस बंदे को जानते होगे, ठीक है, ये कौन है? इस बंदे को जानते होगे। रेवन्ना जिससे सामने आते हैं, इस टाइम पे इनकी महिलाओं के लिए जो हितैषी होता है, महिलाओं के लिए जो इनकी वो भावनाएं होती है कि महिलाओं को आरक्षण मिलनी चाहिए, महिलाओं को हक मिलनी चाहिए, तब ये कहां चले जाते हैं? आज भी प्रज्वल रेवन्ना से कर्नाटक सरकार के पीएम मोदी और शाह से 10 सवाल पूछ रहे हैं इसके बारे में। अब अगर इस 10 सवाल को आपको समझना है क्या है तो वीडियो पॉज करके आप देख लेना, ठीक है। और उसके बाद बीजेपी में, यानी भारतीय जनता पार्टी में टॉप लेवल पर कितनी महिलाएं नेता अभी अवेलेबल है? अगर आप महिलाओं के लिए इतने हितैषी हो तो आपके पार्टी में अभी कितने महिलाएं जो टॉप लेवल पे है, यानी मुख्यमंत्री के लेवल पे कितने महिलाएं बता दो। एक बार परसेंटेज सर्च करना, आपको पता लग जाएगा इस चीज के बारे में। और देखो, और देखो, यूपी राजस्थान में हर साल 9000 रेप केस आते हैं भाई, 9000। मतलब पूरे भारत का 30% तो बस 2 ही राज्य से आते हैं, समझ रहे हो। अरे इन दोनों राज्य में सरकार किनकी है? भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी। तो फिर महिलाओं की सुरक्षा का असली जिम्मेदार कौन है? महिला आरक्षण सिर्फ एक प्रोपोगेंडा टूल है जिसके पीछे छुपा था परिसीमन। ये परिसीमन, यही वो खेल है। सबसे पहले तो ये मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया था। मणिपुर अभी भी जल रहा है। बीजेपी वाले प्रधानमंत्री जी कोई रिएक्ट नहीं कर रहे, वाला जलने दो उनसे, हमको क्या है, कितना ही सीट मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। इसके बाद ये महिला लोग जो चिल्ला रही है संसद में कि हमें आरक्षण नहीं मिला, हमारे खिलाफ हो गए लोग, ये लोग ऐसे असली मुद्दों पे सामने नहीं आएंगे। जब कोई महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जाता है, जब किसी बहन बेटियों के साथ रेप हो जाता है, उस टाइम ये लोग नहीं आएंगे, लेकिन इस समय आ गए, समझ रहे हो। और ये क्यों आए? क्योंकि इनको बुलाया गया है। अब पार्टी के साथ है, वहां से खाना पीना मिल रहा है, तो किसका गाना गाएगी? उसी की गाएगी ना। अब देखो, इसके बाद प्रज्वल रेवन्ना जिनके साथ ये मोदी जी देखिए खड़े हैं, ये इनके साथ ये दोनों ये खड़े हैं ना, ये सब लोग देख रहे हैं, ये खड़े हैं और इसके ऊपर बहुत गंभीर आरोप है। देश छोड़ के भाग, पता कर लेना प्रज्वल रेवन्ना कौन। इससे पहले मैं आगे और कुछ बताऊं, सबसे पहले आप ये देखिए, द मैगजीन ने हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे महामानव जी को दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट से बाहर कर दिया। 100 लोग, दुनिया के 100 लोग प्रभावशाली लोग थे, दुनिया के 100 प्रभावशाली हस्तियों की सूची में से हमारे महामानव जी को बाहर कर दिया। इनका भी नाम है, ठीक है, शी जिनपिंग, इनका भी नाम है, ट्रंप का भी नाम है, भारत के 3 और लोगों का नाम है, सुंदर पिचाई सीईओ ऑफ गूगल, रणबीर कपूर बॉलीवुड, विकास खन्ना सैफ है, ये इन लिस्ट में इंक्लूडेड है। और अभी नेपाल का प्राइम मिनिस्टर बालेंद्र शाह, बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान,
यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, चाइना प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, बेंजामिन नेतन्याहू, पोप लियो अलोंग विथ मेनी वेल नोन पॉलिटिशियंस आर इंक्लूडेड। इस 100 लोग में सब इंक्लूडेड है, लेकिन ये हमारे ये नहीं है सर जी, महामानव जी नहीं है इन 100 लोग के लिस्ट में, ये इंक्लूडेड ही नहीं है, इनका नाम ही नहीं है। अब बताता हूँ क्यों पीएम मोदी की जगह नहीं है। भारत के 3 नाम और है, मतलब कि रणबीर कपूर इनसे ज्यादा वैल्यूएबल है, ये सुंदर पिचाई इनसे ज्यादा वैल्यूएबल, ये एक सैफ है ये ज्यादा वैल्यूएबल है इनसे। ऐसा इन्होंने क्या काम किया है, ये मतलब हर जगह अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, जिस वजह से इनका नाम नहीं आया इन 100 प्रभावशाली लोगों में। ठीक है, अब आगे समझते हैं। अगर ये चीजें करनी है, परिसीमन करनी है, तो अगर ये चीजें महिलाओं के लिए इतना ये हितैषी है, तो यदि महिलाओं को 33% आरक्षण देना ही है, तो इसके लिए लोकसभा की सीट को बढ़ाकर 850 करने की क्या आवश्यकता है? यह आरक्षण वर्तमान में 543 सीट में प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है, समझ रहे हो, ये लागू किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि इनको सत्ता में ना मजबूती चाहिए, इनको पकड़ के रखना है, हर स्टेट को, हर लोगों को जकड़ के रखना है। ठीक है, अभी पता चलेगा क्यों। सीटों की संख्या बढ़ाने से देश का अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? देखो 850 सीट होगा यानी 300 सीट और बढ़ेंगे। ठीक है, 543 सीट है, लगभग 300 सीट और बढ़ेंगे और 300 सांसद और आएंगे। अब सांसदों का वेतन जाएगा, उसका भत्ता जाएगा, आवास जाएगा और अन्य सुविधाएं पर जनता की कमाई का बड़ा हिस्सा खर्च होगा। उनके सुविधा तो आपको पता है, एक बार जो सांसद बन जाए जिंदगी भर भारत सरकार उनको खिलाती, चाहे वो दोबारा सांसद बने ना बने, उनको पैसा भेजती रहती है। तो किसका पैसा भेजती है? हमारा तुम्हारा पैसा भेजती है, ये बढ़ेगा। लेकिन हमें जरूरत अभी क्या, हमें संख्या बल बढ़ाने के बजाय मौजूदा जो सांसद है उनकी जवाबदेही तय करने पर ध्यान देना चाहिए। जो मौजूदगी अभी सांसदों की है, 543 सांसद जो है, उनसे क्वेश्चन करना चाहिए कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हो, हम और सांसद क्यों बढ़ाए। हम 543 सांसदों से क्वेश्चन करें ना भाई कि आपने भारत के जनता के लिए आपने क्या किया है। वो लोग तो बस अब सैलरी ले रहे हैं, जी रहे हैं मस्त, बस अपने पार्टी के लिए राजनीति चमकाते रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं भाई, ये चीज बता दे रहा हूं। अब देखो, क्या अधिक सांसद होने से शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार की गारंटी मिलेगी? अधिक सांसद है, 300 सांसद और बढ़ जाएंगे भारत में, तो उससे शिक्षा ठीक हो जाएगा या स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा या नॉर्मल बुनियादी सुविधाएं जो आम जनता के लिए होती है वो और ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा, ढंग से हमें वो मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि 543 सांसद है, अभी हमें नहीं मिल पा रही है वो सुविधाएं, वो शिक्षा, वो स्वास्थ्य, वो बुनियादी सुविधाएं जो हमें मिलनी चाहिए वो अभी नहीं मिल पा रहे हैं। 300 लोग और बढ़ जाएंगे, 300 लोगों का खर्चा ऊपर से जनता और भरेगी। ऑलरेडी हमारा भाई देखिए, भारत 4th इकोनॉमी से 6th इकोनॉमी पर आ गया है ऑलरेडी, और ऊपर से सीटों को 850 करने की कोशिश की जा रही है, 300 सांसद और बढ़ाए जा रहे हैं, खर्चा और बढ़ाने की तैयारी चल रही है। सोचिए, महिला आरक्षण बिल, अब इसके बाद ये महिला आरक्षण बिल जो है ये पास होना इतना आसान नहीं है, इसमें भी समय लगता है और ये टाइमिंग परफेक्ट है। अभी समय लगता है लेकिन ये टाइमिंग परफेक्ट है। अभी अगर ये बिल पास करवाता है 2029 में इसका बहुत बड़ा फायदा दिखेगा। देखिए, सबसे पहले तो 33% सीट महिलाओं को मिलेगी। ठीक है, संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने का उद्देश्य है इसमें। देखिए, इस बिल में साफ साफ ये होगा कि यह बिल महिलाओं को संसद और विधानसभा में 33% प्रतिनिधित्व देने के लिए लाया गया है, लेकिन इसे लागू करने के लिए संविधान में बदलाव की जरूरत है, इसलिए यह साधारण बिल नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें कह रहा है कि जो सीट है ना 850 में से, उसमें 33% सीट महिलाओं को मिलेगा। 33% जो सांसद होगी वो महिलाएं होगी। एक तरफ से अच्छा लग रहा है यार, महिलाओं को महिला सशक्तिकरण करने के लिए कितना अच्छा है, मैं खुश था इस चीज के लिए। लेकिन 543 पे 33% कर दो ना यार, अब 850 में बढ़ा रहे हो। अब ये इसमें टाइम क्यों लगेगा, इस चीज को भी थोड़ा समझते हैं। देखिए, तुरंत लागू ये कभी नहीं होगा, इसमें 5 साल से 10 साल भी लग सकता है, लेकिन उम्मीद है कि 5 साल के अंदर कर दे, क्योंकि 29 में चुनाव है और इसका फायदा चुनाव में बहुत तगड़ा वाला दिखेगा। देखिए, अब इसमें 5 से 10 साल क्यों लगेगा? सबसे पहले तो सेंसस होगा यानी जनगणना होगी, जनगणना में 1.5 से 2 साल लग सकता है। इसके बाद डिलिमिटेशन होगा यानी परिसीमन होगा, जिसमें कि सेंसस डाटा के बाद सीटों का नया नक्शा बनाया जाएगा, इसमें लग सकते हैं 2 से 3 साल। सीट बढ़ेंगे भाई तो ऑब्वियस सी बात, अभी 543 सीट है, इसके बाद नई नई सीट के नक्शे बनाए जाएंगे तो उसमें भी समय 2 से 3 साल लग जाएंगे। इसके बाद रिजर्वेशन लागू होगा, यानी जो 33% महिला है उनको रिजर्वेशन मिलेगी, उनके लिए रिजर्वेशन होगी और तभी असली इंप्लीमेंट शुरू होगा। और वो रिजर्वेशन कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, उन सब चीजों में 1.5 से ये लगभग इतना टाइम लग ही जाएगा, 5 से 7 साल, 8 साल, 9 साल भी लग सकता है। तो ये एक प्रोपोगेंडा क्यों है अभी आपको समझ में आएगा। अब हम समझते हैं कि डिलिमिटेशन क्या है। डिलिमिटेशन पॉपुलेशन के आधार पर सीट बदलती है, नई बाउंड्रीज बनती है, पुरानी सीट बदल सकती है, यानी शॉर्ट टर्म में इसको कह सकते हैं। डिलिमिटेशन का मतलब होता है चुनावी नक्शे को फिर से बनाना, यानी जो अभी चुनावी नक्शा था 543 सीट का, उसे और बढ़ाया जाएगा। जहां पॉपुलेशन ज्यादा है वहां सीट बढ़ेगी और बाउंड्रीज बढ़ेगी। तो यानी डिलिमिटेशन का मतलब होता है चुनावी नक्शे जो अभी 543 सीट है वो नए नक्शे में बदल जाएंगे, उसको फिर से बनाया जाएगा, जहां पॉपुलेशन ज्यादा होगा वहां की सीट बढ़ेगी और बाउंड्रीज बदलेगी, ये होगा। अब इसको और क्लियरली समझते हैं। 850 सीट का प्रभाव 543 से सीधा 850 सीट होएगा, 300 नई सीटें इसमें जुड़ जाएगी। ठीक है, राजनीतिक संतुलन बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है, कैसे वो भी समझते हैं। अगर सीट 850 हो जाती है तो लगभग 300
नई सीट जुड़ेगी। इससे पूरे देश की राजनीतिक पावर स्ट्रक्चर बदल सकता है। ये बताता हूँ कैसे। देखो, नॉर्थ वर्सेस साउथ इंपैक्ट ये बदलेगा। कैसे बदलेगा? देखो, नॉर्थ पॉपुलेशन ज्यादा, सीट ज्यादा, यानी नॉर्थ इंडिया जो हम जहां इधर रहते हैं, ये नॉर्थ इंडिया, इधर ज्यादा पॉपुलेशन है, इसलिए सीट ज्यादा बनेगा। ये संविधान कहता है, ये परिसरण का नियम है, ठीक है। साउथ ग्रोथ कम होगा, क्योंकि साउथ में लोग एजुकेटेड है, पढ़े लिखे, तो उन्होंने पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया है। अब वहां पे सीटें कम मिलेगी, पावर शिफ्ट हो जाएगा एक ही एरिया में। कैसे? उत्तर भारत में पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, ठीक है, उत्तर भारत में पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी है, इसलिए वहां सीटें ज्यादा बढ़ेगी। दक्षिण भारत में कम बढ़ोतरी होगी, जिससे पावर बैलेंस शिफ्ट हो सकता है उत्तर भारत में, जो कि अभी भी है। अब देखो, मान लो 300 सीट नए जुड़ेंगे, तो उसमें से 300 सीट में से 350 सीट अगर नए जुड़ रहे हैं, तो इसमें से 300 सीट नॉर्थ इंडिया को मिल सकता है और मात्र 100 सीट साउथ को मिलेगा। ये होगा ये नए में। तो फिर साउथ का पावर ही नहीं रहा ना, साउथ बस गिनती के लिए हो गया, साउथ इंडिया गिनती के लिए हो गया, नॉर्थ में सारा सीट शिफ्ट हो गया। अब इसमें बीजेपी को डायरेक्ट फायदा है। देखो, स्ट्रॉन्ग नॉर्थ बेस, नई सीटों पर एडवांटेज, वुमेन वोटर नैरेटिव। बीजेपी की पकड़ उत्तर भारत में बहुत मजबूत है। अभी बीजेपी अगर जीता है ना, तो उनको जो सीटें मिली है लोकसभा के लिए, वो इधर से मिला, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, समझ रहे हो, उत्तर प्रदेश। तो इसलिए जहां सीटें बढ़ेगी वहां उसे सीधा फायदा मिल सकता है। साथ ही महिला आरक्षण, और ये नैरेटिव चला रखा है कि महिला आरक्षण की वजह से ये वोट ले सकते हैं अपने तरफ, ये वोट बैंक बना सकते हैं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अभी बिहार में चुनाव हुआ तो महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देंगे, और महिला इतना सोचती नहीं है, उनको इतना डेवलप होने ही नहीं दिया गया है। जबकि हमारे भारत में पुरुष इतने डेवलप नहीं है, मेंटली अंधभक्त बन के बैठे हुए हैं, तो महिलाओं की बात अब क्या ही कर सकते हो, उनको तो और डेवलप नहीं होने दिया गया है। तो वो उनके हिसाब से तो वो ये देखेंगे, हाँ यार गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छा करे, चलो गवर्नमेंट के साथ खड़े हो जाते, वो खड़ी हो जाएगी, तो ये महिला आरक्षण बढ़ेगा। अब देखो ऑपोजिशन इसका विरोध कर रहा है। क्यों विरोध कर रहा है इसके पीछे बताता हूँ। इनका कहना है कि भाई तुरंत लागू कर दो इसको, अगर लागू ही करना है ना तो इसे तुरंत लागू कर दो, इस बिल को, महिला आरक्षण को। और ओबीसी कोटा डिमांड कर रहे हैं वो, ओबीसी कोटा मत हटाओ। अगर 33% महिलाओं को वो मिल रहा है, तो अभी जो ओबीसी कोटा में महिलाएं संसद में है, आरक्षण मिल रहा है, उन्हें मत हटाओ, उनको भी साथ में रखो। और पॉलिटिकल टाइमिंग पर सवाल किया। विपक्ष का कहना है कि यह बिल तुरंत लागू नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा। मैंने आपको बताया था 5 से 7 साल लगेगा। इसे ओबीसी महिलाओं के लिए अलग आरक्षण नहीं है, इसमें जो 33% महिलाओं के लिए, उसमें ओबीसी महिलाओं के लिए कोई आरक्षण ही नहीं रखा है, उसे हटा दिया गया। इसलिए इसे राजनीतिक रणनीति माना जा रहा है, बस एक राजनीतिक प्रोपोगेंडा है। बताता हूँ क्यों। देखो, 2029 स्ट्रेटजी इसको आप बोल सकते हो साफ तौर पर। वुमेन वोटर्स का टारगेट है, वुमेन वोटर्स चाहिए इनको। न्यू सीट्स एक्सपेंशन होएगा, नैरेटिव बिल्डिंग होगी। अब इस बिल के जरिए 2029 के चुनाव के लिए ग्राउंड वर्क तैयार किया जा सकता है, खासकर महिला वोटर्स और नई सीट के जरिए ये ग्राउंड वर्क तैयार होएगा। तो सिंपल सी बात है कि महिला आरक्षण बिल के अंदर घुस के जो परिसीमन हो रहा है, ये बस एक नैरेटिव है। और इससे क्या होगा, सांसदों की संख्या बढ़ेगी, और जितने भी छोटे छोटे जगह है वहां पे सांसद बढ़ेंगे, और बीजेपी की पकड़ और मजबूत होती जाएगी। नॉर्थ इंडिया में क्या हो रहा है कि बीजेपी की पकड़ ज्यादा है, जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इन जगहों पे इनके लोकसभा सीट ज्यादा है और पॉपुलेशन भी इधर बढ़ा है, लेकिन साउथ में नहीं बढ़ा है। तो पॉइंट ये भी एक होता है कि साउथ में ना सीटें कम मिलेगी, उन लोगों को इनको फर्क ही नहीं पड़ेगा भाई साउथ के लोग इन्हें वोट करे ना करे। और विपक्ष का ज्यादा पकड़ साउथ में है, तो विपक्ष को इस वजह से भी बुरा लग रहा है कि भाई अगर यही चीज हो रहा था तो साउथ को बराबर मिलता। विपक्ष का कहना है कि भाई इसी को करना है ना तो तुरंत करो, तुम इसको 5 साल वेट क्यों करवा रहे हो, हैं 5 साल के बाद ही होगा। अब जनगणना में ऑब्वियस सी बात है 5 साल लेट होगा, जनगणना में टाइम लगेगा। मेरा कहना है कि अगर महिलाओं को आरक्षण दे रहे हो 33%, तो 543 सीटों पर दे दो। ओबीसी महिलाओं का आरक्षण क्यों छीन रहे हो? सिंपल सी बात है भाई कि डिलिमिटेशन जो हो रहा है, ये बेसिकली महिला आरक्षण बिल जो आया है बस डिलिमिटेशन के लिए आया है कि वो 850 सीट इनको करना है। और हर जगह पे ये लोकतांत्रिक भारत में रह के उन लोकतंत्र पे अपना पकड़ बनाना चाहते हैं बीजेपी वाले। और अब ये नैरेटिव चला रहे हैं कि महिलाओं के साथ गलत कर रहे हैं। और हो ना हो, कल से आपको इंस्टाग्राम पे रील देखने को मिलेगा कि महिलाओं के साथ ये गलत किया जा रहा है, महिलाओं का हक छीना जा रहा है। और महिला लोग वैसी है, सोचती समझती तो है नहीं, वो अपने हक के चक्कर में भारत को इनके गुलाम बना देंगे। करो ना भाई, 543 सीट पे 33% महिलाओं को 2 आरक्षण। और ऊपर से अगर इतना ही महिलाओं के लिए आपके पास सहानुभूति है, आप महिलाओं के लिए इतना ही क्या कहते हैं उसको, हितैषी हैं आप महिलाओं के, तो ये 4 सवाल और बता दो। मणिपुर में जब महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया तब प्रधानमंत्री हमारे कहाँ थे? आज ये महिला सांसद इतना चिल्ला रही है, उस टाइम ये लोग कहाँ चली जाती है? तीसरा, जब प्रज्वल रवैन्ना जैसे केस सामने आते हैं तब ये लोग चुप क्यों हो जाते हैं? बता दो। और भाजपा के टॉप लेवल पर कितने महिला नेता है जो देश में टॉप लेवल पर वो नेता है महिलाओं के तौर पे? नहीं है। तो ये एक बस नैरेटिव है, इसको बस जबरदस्ती चलाया गया। और महिला ये चाहते हैं कि बस भाई ऐसे ही 850 सीट बढ़ा के 300 सीट जो बढ़ेंगे वो बढ़ा के हर जगह पे कठपुतली बिठा दे और भारत को ना तरीके से रन नहीं करने दे। ये भारत के लोकतंत्र को कब्जे में रखना चाहते हैं। इससे क्या एजुकेशन में फर्क पड़ेगा? नहीं। इससे और सांसदों के लिए पैसा भरो, उनको और भत्ता दो, इससे हमारा ही पैसा सांसद है, वो एक बार सांसद बन गया, जिंदगी भर उन्हें पेंशन दो, जिंदगी भर उनको सैलरी दो। ये रूल है भाई। अब आप अनपढ़ लोगों को आप सांसद बना दोगे, मंत्री बना दोगे, हमें क्या फायदा होगा? हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं हुआ, हमारा इकोनॉमी और नीचे गिरता जा रहा है, हमारी शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं हुआ, बेसिक जो नीड्स थी वो हमें पूरी नहीं मिलती। तो ये चीजें पहले सुधारो और उन संसदों से पहले उसको ठीक करो,
फिर जाके ये चीज़ आप अगर करना चाहते हो तो आप करो। अगर ये सारी सहमति मिलते हैं, पूरे भारत के लोग या फिर पूरे सारे सांसद इसके लिए एकजुटता से खड़ा होते हैं, लेकिन इस चीज़ को मेरा कहना 543 सीट पे कर दो, 850 सीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बस एक राजनीतिक रणनीति है, इसी को कहते हैं राजनीति, और यही राजनीति खेला जा रहा है। और इसी बिल को लेके ये बवाल उठ रहे हैं, और संसद में ये बिल इसी वजह से पास नहीं हो पाया, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिल होता है, इसमें विपक्ष का बहुत बड़ा भागीदारी होती है। बाकी आपका क्या राय इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए।